हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम, जो है आपकी क्लास 8 साइंस का चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी कंबशन, फ्लेम एंड फ्यूल। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगी कंबशन को, एंड सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेम एंड फ्यूल। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कंबशन, व्हाट इज कंबशन, condition required for combustion, how to stop combustion, types of combustion। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि combustion होता क्या है। Combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen to produce heat and light energy। Combustion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस जलता है, जिसकी कंबशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। इसे हम फ्यूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। एज यू कैन सी हियर, मैग्नीशियम इज बर्निंग इन एयर। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है हमारा एक वाइट लाइट, एंड साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट। तो ये जो प्रोसेस है, यही है हमारा कंबशन, जिसमें एक सब्सटेंस react with oxygen to form heat and light। जैसे एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं। कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। यू कैन सी हियर, कोल इज बर्निंग इन एयर एंड ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, राइट। अब हमने देखा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, वो जब कंबशन का प्रोसेस होता है तो वो क्या करते हैं, लाइट एंड हीट जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये जो लाइट है वो गिवन ऑफ होता है ड्यूरिंग कंबशन, ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। तो जो लाइट रिलीज हो रही है कंबशन के टाइम पर, वो या तो आपका क्या होगा, एज अ फ्लेम के रूप में निकलेगी या फिर एज अ ग्लो। तो इसको समझते हैं। फ्लेम, इफ लाइट एनर्जी गिवन ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। अगर लाइट एनर्जी आपका फ्लेम के रूप में निकल रही है, देन इट इज कॉल्ड बर्निंग। देन वैसे कंबशन को हम क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। मोमबत्ती जल रही होती है क्योंकि इसमें क्या है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज फ्लेम। हम जो दिया जलाते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लेम। तो ये क्या है, हम कहते हैं दिया बर्न हो रहा है, कैंडल बर्न हो रही है। तो दिस इज बर्निंग। अगर जो लाइट गिवन ऑफ हो रहा है ड्यूरिंग कंबशन, वो फ्लेम के रूप में हो रहा है। ग्लो कब होगा, जब लाइट एनर्जी गिवन ऑफ इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। जब फ्लेम के रूप में जो लाइट है हमारी वो रिलीज नहीं होगी। इफ इट इज फ्लेमलेस, अगर ये फ्लेमलेस है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लो कहते हैं। जैसे आपने कोल की बर्निंग देखी, कोल जो है वो कोई फ्लेम के साथ नहीं जलता, उसमें क्या होती है, वो सुलगता है। आपने रेड रेड देखा होगा, तो कोयला को हम क्या कहते हैं कि ये सुलग रही है। सो ऐसे कंबशन के प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, इट इज फ्लेमलेस, देन इट इज कॉल्ड ग्लो, देन इट इज कॉल्ड स्मॉल्डरिंग। उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल्डरिंग कहते हैं, सुलगना कहते हैं। जैसे कोयला को सुलगाया जाता है। जैसे आप पूजा करते हो, आप अगरबत्ती जलाते हो या धूप बत्ती जलाते हो या मच्छर अगरबत्ती जलाते हो,
तो वो क्या होती है, वो सुलगती है, उसमें कोई फ्लेम रिलीज नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्मॉल्डरिंग, जिसमें सिर्फ ग्लो होता है, नो फ्लेम इज देयर। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल्डरिंग ऑफ कोल, इंसेंस, स्टिक। और हमारे बर्निंग के एग्जाम्पल क्या है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ दिया, बर्निंग ऑफ गैस स्टोव। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल क्या है, फ्लेम के। नाउ व्हाई फ्लेम इज प्रोड्यूस। अब सवाल ये आता है कि फ्लेम तो गिवन ऑफ होता है, लेकिन वो क्यों होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है। ओनली द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग कंबशन गिव्स फ्लेम। वैसे ही सब्सटेंस जो वेपराइज होते हैं ड्यूरिंग कंबशन, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। जो सब्सटेंस वेपराइज नहीं होते वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे मोल्टन वैक्स, ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये वेपराइज होता है। बात करें अगर कोल की, तो कोल क्या है, हमारा सॉलिड है, ये वेपराइज नहीं होता है, तो ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि स्मॉल्डरिंग ऑफ कोल होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। अब ये क्या है, ये वेपराइज होते हैं ड्यूरिंग कंबशन एंड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो हमारे कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, किन की प्रेजेंस में ही कंबशन हो सकता है। तो सबसे पहले होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो ज्वलनशील सब्सटेंस होते हैं, जो जलते हैं, उनका प्रेजेंट रहना। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीन कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं किसके लिए, फॉर अ कंबशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस की। तो ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, इनकी बर्निंग भी कंप्लीट हो सकती है या इनकम्प्लीट हो सकती है। अगर ये कंप्लीट बर्निंग होती है इनकी, तो ये प्रोड्यूस करते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनकी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो वो प्रोड्यूस करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कंप्लीट बर्निंग के एग्जांपल में हम देख सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन अ बंसन बर्नर, जिसमें कंप्लीट बर्निंग होती है। और इनकम्प्लीट बर्निंग के एग्जाम्पल को देखें तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन अ क्लोज रूम, जो प्रोड्यूस करता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ कम टू द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो मिनिमम टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। Combustible substance cannot fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. कोई भी combustible substance तब तक फायर नहीं पकड़ता, तब तक आग उसमें नहीं लगती, जब तक कि वो अपने ignition temperature के नीचे है। अगर ignition temperature से ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर, तब वो सब्सटेंस जो है वो फायर को कैच कर लेता है। अदरवाइज अगर इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे है तो उस कंबस्टिबल सब्सटेंस में आग नहीं लगती। अब हम इस चार्ट में देख सकते हैं कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर हैं। जैसे हम बात करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस की, तो ये 35 डिग्रीज का इग्निशन टेम्परेचर है। अगर 35 डिग्री से ऊपर जैसे ही जाता है इसमें फायर कैच हो जाएगी। पेट्रोल 246 डिग्री। इसी तरह जो हमारा पीस ऑफ पेपर है दैट इज 233 डिग्री सेल्सियस। सो ये कुछ इग्निशन टेम्परेचर है ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के। नाउ एक्सपेरिमेंट टू शो इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। अब हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के तरह से समझेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कंबशन के लिए कैसे रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो पेपर कप्स लेते हैं। ओके, एक पेपर कप में हमने क्या किया है, एक पेपर कप में हमने वाटर को फिल कर दिया है, 1/3 ऑफ वाटर हमने इसमें फिल कर दिया, राइट। और एक को हमने ऐसे ही एम्प्टी रखा। अब इन दोनों पेपर कप्स को हम क्या करेंगे, हम एक बर्निंग कैंडल के ऊपर रखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा एम्प्टी पेपर है ये क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है।
वही जब हम दूसरे पेपर को देखते हैं जिसमें हमने क्या रखा है, वाटर रखा है, इसमें फायर कैच नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एम्प्टी है। तो इसमें इस कैंडल की वजह से, इस बर्निंग कैंडल की वजह से इसका, इस पेपर का जो है, इस पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ गया, इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा हाई हो गया है। तो क्या हो गया है, ये जो है हमारे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका है, तो इसने जो है कैचेस कर लिया फायर को। लेकिन जो हमारा वाटर भरा हुआ जो हमारा पेपर कप है, उसमें क्या रहा है, वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर आग जो है वो नहीं लग पा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंबशन। जब तक कोई सबस्टांस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें आग नहीं लगती। अब एक सवाल आता है कि why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? क्यों एक मैच स्टिक जब हम इसको मैच बॉक्स की साइड में रब करते हैं तो वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसमें? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बने किससे होते हैं। तो पहले यानी अर्लियर टाइम में अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट and white phosphorus with glue and starch was applied on head of matchstick. So अगर ये हमारा मैच स्टिक है एंड ये क्या है, इसका हेड है, तो ये हमारा किसका बना होता था मिक्सचर का, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस प्लस ग्लू एंड स्टार्च। When struck against rough surface, जब हम इसको मैच बॉक्स की साइड में रब करते हैं, white phosphorus got ignited due to the heat of friction and started the combustion of match. तो जैसे ही हमने उसको साइड में रब किया तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो क्या हो गया, वो इग्नाइट हो गया और अपने इग्निशन वाले टेम्परेचर पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई उससे क्या हुआ, जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है वो इग्नाइटेड हो गया, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक रीच हो गया एंड ये माचिस जो है वो जल उठी, ये जो माचिस की तीली है वो जल उठी। नाउअडेज क्या करते हैं हम, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड रेड फॉस्फोरस हम यूज करते हैं। पहले हम क्या यूज करते थे, व्हाइट फॉस्फोरस, बट अब हम क्या यूज करते हैं, रेड फॉस्फोरस। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लेस डेंजरस होता है व्हाइट फॉस्फोरस से। When struck on rubbing surface, red phosphorus gets converted into white phosphorus. जैसे ही हम मैच स्टिक के हेड को रब करते हैं ऑन द मैच बॉक्स के साइड वाले सरफेस पे, तो क्या होता है, ये जो रेड फॉस्फोरस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस पे। हमने यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस डायरेक्टली यूज नहीं किया, हमने रेड फॉस्फोरस यूज किया है। एंड जैसे ही हम इस माचिस की तीली को मैच बॉक्स पे रब करते हैं तो ये जो रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे व्हाइट फॉस्फोरस में एंड इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start combustion. तो जैसे ही यह व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है तो ये तुरंत ही पोटेशियम क्लोरेट जो प्रेजेंट है उसके साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है और इतना हीट प्रोड्यूस करता है जो काफी होता है किसको इग्नाइट करने के लिए, हमारे एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड को। उस मिक्सचर में एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड भी प्रेजेंट है, तो ये एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड जो है वो इग्नाइट हो जाता है और हमारा जो तीली है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वे हमने क्या देखा कि जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं तो कैसे मैच स्टिक जो है उसमें आग पकड़ लेती है। अब हम जानते हैं कि कंबशन के लिए 3 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें से एक है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि किस तरह ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो इसमें हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम एक कांच की चिमनी से ढकते हैं, कवर करते हैं। लेकिन कांच की चिमनी को हम कैसे रखते हैं, हम डायरेक्ट टेबल पे नहीं रखते उसे, हम 2 लकड़ी के गुटकों की सहायता से कांच की चिमनी को उस पर रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मोमबत्ती है वो
उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती उसकी जलने में, और वो कंटिन्यूअस जलती रहती है, क्योंकि यहाँ से एयर क्या है, वो एंट्री कर रहा है। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने जो ये लकड़ी के गुटके लगाए थे इनको हम रिमूव कर देते हैं। नाउ इट इज रिमूव। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से एयर जो है पास नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो रही है, थोड़ी देर इसकी जो फ्लेम है कैंडल की वो क्या हो रही है, फ्लिकर होती है, और उसके बाद वो धुआं प्रोड्यूस करती है और वो बुझ जाती है। इन दी थर्ड केस हमने कांच की चिमनी को ऊपर से भी कवर कर दिया, एक ग्लास चिमनी, एक ग्लास प्लेट से। अब क्या है कि इसमें एयर पास ही नहीं है, नो ऑक्सीजन, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ये कैंडल जो है वो बुझ जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक रिक्वायर्ड फैक्टर है फॉर कंबशन। नाउ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can catch fire easily with a flame are called inflammable substance। तो जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर इनका क्या होता है, लो होता है, और ये बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे पेट्रोल है, एलपीजी है, डीजल है, अल्कोहल है, ये सब बहुत जल्दी क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो होता है। जैसे पेट्रोल का है आपका 280 डिग्री सेल्सियस, एलपीजी 410 टू 580 डिग्री सेल्सियस, डीजल 210 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल 365 डिग्री सेल्सियस एंड केरोसिन 290 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब क्या है, ये सारे हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, और ये इनका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर है। नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबशन। तो हमने क्या देखा था कि कंबशन के लिए क्या क्या रिक्वायर है, हमारा फ्यूल होना चाहिए यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है, एंड इग्निशन टेम्परेचर यानी कि हीट का होना जरूरी है। तो ये तीन फैक्टर मिलके हमारा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं फायर ट्राइंगल। इसी को कहते हैं हम फायर ट्राइंगल, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। ये रिक्वायर्ड है किसके लिए, फॉर कंबशन, और ये तीनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, फायर ट्राइंगल। अब हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल फायर। सो हमने देखा कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है कंबशन की, फ्यूल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, इतना हीट हो तभी तो वो सब्सटेंस फायर कैच करेगा। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम इन तीनों में से किसी एक को भी क्या करें, कट ऑफ कर दे, या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों को कट ऑफ कर दे, तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन ऑफ दी और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। ओके, many of the cases it is not possible to remove or bring down the temperature of fuel। यानी कि कभी कभी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आप फ्यूल जो होते हैं या जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं उनको जो है आप कट ऑफ नहीं कर सकते उनको। जैसे आप सपोज किसी बिल्डिंग में क्या है, आग लग गई है, तो आप उस जो कंबस्टिबल सब्सटेंस वो बिल्डिंग है, आप उसको हटा नहीं सकते हो। When a building catches fire, the whole building is fuel, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल बन गई है, तो उसको आप कट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि आप कंबस्टिबल सब्सटेंस को कट ऑफ नहीं कर सकते। सेकेंड क्या कर सकते हैं हम, ब्रिंग डाउन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दे जिससे कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, इग्निशन टेम्परेचर से डाउन हो जाए, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। अब हम जनरली क्या यूज करते हैं, जब आग लगती है तो वाटर का यूज करते हैं। वाटर क्या करता है, इट्स टेम्परेचर ब्राउट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वाटर क्या करता है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को क्या कर देता है, इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है। कैसे करता है, वाटर वेपर सराउंड द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो जो वाटर वेपर है
जब हम वाटर यूज करते हैं तो उसके जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको क्या कर देते हैं, सराउंड कर लेते हैं, जिससे उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो कांटेक्ट है एयर के साथ वो क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, और इस तरह से फायर इज एक्सटिंग्यूश्ड। नाउ कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर एंड फ्यूल, अगर हम एयर एंड फ्यूल का सप्लाई जो है, कांटेक्ट जो है वो क्या करें, कट ऑफ कर दे, तो भी हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे when we switched off the knob of gas it cut off the supply of fuel। हमने अपने घर में क्या देखा, एलपीजी गैस स्टोव, तो हम जैसे ही जो गैस स्टोव है उसका नॉब अगर हम बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तो क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई क्या होती है, कट ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, वहां पे कंबशन नहीं होता। ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड द फायर कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जब कट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो अगर सपोज किसी इंसान के बॉडी में आग लग गई है तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से ब्लैंकेट से कवर करते हैं। क्यों करते हैं, ये जो ब्लैंकेट है वो क्या करता है, फायर के अराउंड क्या हो जाता है, रैप्ड हो जाता है, और ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती है उसको कट ऑफ कर देता है, और इस तरह से फायर को हम एक्सटिंग्विश कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर वाटर, सबसे ज्यादा हम किसी भी आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, वाटर को। ये मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है, बट वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, पेपर, इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्मफुल। लेकिन हम वाटर को कहाँ यूज करते हैं, हम अगर आग लकड़ी में लगी हो, पेपर में लगी हो, ऐसी चीजों में लगी हो तो हम वाटर को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। बट अगर फायर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हो या फिर पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इन सब चीजों में लगी हो तो उस केस में हम वाटर को यूज नहीं करते हैं। उस केस में हम वाटर को यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर हमें पता है वो क्या कर सकता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इन केस ऑफ वुड एंड पेपर वी यूज वाटर एज एन फायर एक्सटिंग्विशर, बट when it comes to electrical equipment is on fire or petrol, diesel or oil is on fire, then we don't use water there. Water is also not used for fires involving petrol and diesel, oil, etc. because water is heavier than this. अब हम पेट्रोल ऑयल के केस में, हमने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के केस में देखा कि वाटर जो है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और हार्म पहुंचा सकता है, इस वजह से हम वाटर वहां पर यूज नहीं करते। लेकिन पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, ऑयल के केस में हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल ये सब चीजों से क्या होता है, हेवियर होता है, और वो क्या होता है, इट सिंक्स बिलो द ऑयल, तो ये ऑयल के नीचे जाके सेटल हो जाता है, और ऑयल जो है वो क्या होता है, वाटर के ऊपर जो है फ्लोट होते रहता है, जिसकी वजह से वो जलता ही रहता है। तो हमारा वाटर यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता वहां, क्योंकि आग तो अभी भी जलेगी, क्योंकि वाटर हेवियर है और वो क्या होता है, इट सिंक्स बिलो द ऑयल, और वो ऑयल के नीचे जाके सिंक हो जाता है। तो इस वजह से हम पेट्रोल, डीजल, ऑयल एक्सेट्रा में अगर आग लगती है तो हम वहां पर वाटर यूज नहीं करते। तो जब हम वाटर यूज नहीं करते तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पर, हाउ फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, ऑयल एक्सेट्रा आर एक्सटिंग्विश्ड। तो जब वाटर यूज नहीं कर सकते तो हम वहां पर यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि CO2 जो होती है इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से क्या होती है, हैवी होती है, एंड कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, और ये फायर को एज अ ब्लैंकेट कवर कर लेती है। CO2 डजंट हार्म इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और दूसरी जो बेनिफिट है वो क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करती, ये बस ऑक्सीजन का सप्लाई को क्या कर देती है, कट ऑफ कर देती है बाय कवरिंग द कंबस्टिबल मटेरियल और सब्सटेंस। सो हम जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल में जब फायर होती है तो उस केस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एज एन फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई कैसे करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर, इसको हम सिलेंडर में एट अ हाई प्रेशर एज अ लिक्विड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे ही कहीं पर आग लगती है
तो हम इसको उस सिलेंडर से रिलीज कर देते हैं और CO2 जो होता है वो बहुत जल्दी एक्सपेंड कर जाता है एक्सट्रीमली इन अ वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन, और वो क्या हो जाता है जल्दी से ठंडा भी हो जाता है. सो इट इज नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल. तो ये सिर्फ जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को ही बस कट ऑफ नहीं करता, ये कूल्स डाउन होता है तो ये क्या कर देता है जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको भी ये क्या कर देता है, उसको भी नीचे ले आता है उसके इग्निशन टेम्परेचर से. तो ये दोनों काम कर देता है. एक तो ये क्या करता है फायर के अराउंड एज अ ब्लैंकेट रैप्ड सराउंड हो जाता है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको कट ऑफ करता है. सेकेंड थिंग ये क्या करता है जैसे ही एक्सपेंड होता है इट कूल्स डाउन एंड इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल. सो CO2 इज एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्यूशर. इसीलिए हम CO2 को क्या बोलते हैं, एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं. इफ डायरेक्ट CO2 is not available, another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं. अगर आपके पास डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सपोज हमारे घर में फायर एक्सटिंग्यूशर तो नहीं लगी होती है, तो अगर फायर लग जाए, कहीं आग लग जाए, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, जो सबके घरों में मोस्टली अवेलेबल रहता है, या फिर हम यूज करते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर. दिस गिव ऑफ CO2. तो ये क्या होते हैं, ये जो बेकिंग सोडा होते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं और पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या होता है कि जो फायर लगी होती है वो एक्सटिंग्यूश की जा सकती है. तो अगर डायरेक्ट CO2 अवेलेबल नहीं है तो हम बेकिंग सोडा या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एज एन एक्सटिंग्यूशर यूज करते हैं, क्योंकि ये गिव ऑफ करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अब हम टाइप्स ऑफ कंबशन देखते हैं. सो टाइप्स ऑफ कंबशन में 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है रैपिड, सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस एंड द थर्ड इज एक्सप्लोजन. सो वन बाय वन इनको देखते हैं हम. तो सबसे पहले बात करते हैं रैपिड कंबशन की. द कंबशन इन विच सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. ऐसा कंबशन जिसमें सब्सटेंस जो है वो तेजी से क्या होता है, बर्न होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट. तो ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं, रैपिड, यानी कि तेजी से कंबशन हो रहा है. जैसे बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस LPG रिक्वायर्स एक्सटर्नल हीट. तो जैसे ही हम क्या करते हैं, माचिस की तीली से या फिर लाइटर से जैसे ही हम जलाते हैं उसको, तो क्या होता है, कुकिंग गैस एकदम से जल उठती है, बहुत तेजी से वो जल उठती है. तो ये एग्जाम्पल है किसका, आपके रैपिड कंबशन का, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड क्या हो रहा है, एक्सटर्नल हीट. हम वहां पर क्या दे रहे हैं, लाइटर से ऑन कर रहे हैं या माचिस से ऑन कर रहे हैं हम. बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, जब हम बर्निंग ऑफ मैच स्टिक करते हैं तो ये भी क्या एग्जाम्पल है हमारा रैपिड कंबशन का. रैपिड कंबशन रिक्वायर सम एक्सटर्नल एपरेंट और सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें बाहर से कुछ क्या कर देना होता है, कोई एक्सटर्नल एपरेंट या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करनी होती है. किसके लिए, रैपिड कंबशन के लिए. स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करें तो ये एक ऐसे कंबशन है इन विच सब्सटेंस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट काउज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करते हीट सप्लाई के लिए. नो एक्सटर्नल सोर्स फॉर हीट सप्लाई, ये अपने आप होता है. जैसे आपने जंगल में सुना होगा, फॉरेस्ट, जंगल में आग लगी, फॉरेस्ट फायर का नाम सुना होगा. तो ये सेल्फ इग्नाइट होता है ड्यू टू हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक. अगर लाइटनिंग हुई है, बिजली चमकी है, उसकी वजह से सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, या फिर सन का हीट जो है वो बहुत तेज होता है तो ये खुद ही सेल्फ इग्नाइट हो जाते हैं और जंगल में क्या होती है, आग लग जाती है, जो एग्जाम्पल है आपके स्पॉन्टेनियस कंबशन का. स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट इन कोल माइन. कोल माइन में भी क्या है, हमारे कोल डस्ट क्या होते हैं, वो सेल्फ इग्नाइट हो जाते हैं और जल उठते हैं. तो ये भी क्या है, हमारे स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है. फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर. हम जानते हैं कि फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत जल्दी विग्रसली वो एयर के साथ रिएक्ट करता है और जल जाता है. तो फॉस्फोरस भी क्या है, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस भी क्या है, हमारा एग्जाम्पल है किसका, स्पॉन्टेनियस
कंबशन का। नाउ द थर्ड वन इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या है? Combustion in which a substance gets sudden and extremely violent bursting with the evolution of heat, light and sound. So ऐसा combustion जिसमें substance जो है वो एकदम अचानक से और extremely violent क्या होता है? जल उठता है। तो ऐसे जो कंबशन होते हैं उनको एक्सप्लोजन कहते हैं। और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती ही है, साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड भी प्रोड्यूस होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। अब ये जो एक्सप्लोजन होता है उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी क्या होता है? फॉर्म होता है, यानी कि हीट, लाइट, साउंड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड। जैसे कि जब आप दिवाली पर फायर क्रैकर्स जलाते हो तो क्या होता है? कोई आप बम फोड़ते हो तो उससे क्या होता है? हीट भी रिलीज होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ गैस भी, जब वहां पर रिएक्शन होता है तो गैस भी रिलीज होती है। ब्लोइंग अप ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट जब फूटता है तो क्या होता है? हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है और एक जोरदार धमाके की आवाज भी आती है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन इज इग्नाइटेड बाय एन इग्निशन सोर्स सच एज फ्लेम, हीट, इलेक्ट्रिक स्पार्क और स्टैटिक डिस्चार्ज। सो जो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होते हैं इनको हम इग्नाइट होते हैं किससे? इग्निशन सोर्स से, जैसे कि किसी फ्लेम से। जैसे हम दिवाली पर क्या करते हैं? फुलझड़ी जलाते हैं या बम जलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? किसी बर्निंग कैंडल से उसको क्या करते हैं? इग्नाइट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क से भी होता है, ये स्टैटिक डिस्चार्ज से भी होता है। स्टैटिक डिस्चार्ज क्या है? सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ये है स्टैटिक डिस्चार्ज। सो यहीं पर कंप्लीट होता है हमारा कंबशन वाला पार्ट। एंड आई होप आपको ये पार्ट समझ आई हो, ये टॉपिक समझ आई हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।